हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका सब्जेक्ट जो कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। आई एम श्योर दैट इज साइंस। तो साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना सबको अच्छा लगता है और आज का ये जो चैप्टर है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टेप अप के बारे में थोड़ी बातें बताना तो बनता है ना। तो देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी को आप यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। हमारी ऐप के ना बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन एक बार और जान लीजिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासरूम्स मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 24/7 फ्री एक्सेस है और बहुत कुछ। और ये सारी डिटेल्स जो है वो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, विच इज चैप्टर नंबर 5। अब देखिए, हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे तरीके के चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे बालों का बढ़ना, हमारी एज का बढ़ना, और कई तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, जैसे कि लिक्विड का सॉलिड में बदलना। मतलब जैसे कि आप आइस क्यूब को बाहर निकालते हो तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी को अगर फिर से फ्रिज में रख देते हो तो वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस कौन कौन से होते हैं? क्या ये सारे चेंजेस एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? और अगर अलग अलग होते हैं तो क्यों अलग अलग होते हैं? तो यही सारी बातें तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो हाइट का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, दे ऑल आर फिजिकल चेंजेस। लेकिन जब आप कोई स्टेट को चेंज करवाते हो तो वो भी क्या फिजिकल चेंज होता है? तो बिल्कुल होता है। और केमिकल चेंज आखिर क्या है? तो चलिए जानेंगे ना धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल चेंज से। देखिए, मेरे पास एक पेपर है। पेपर फुल साइज का था, लेकिन मैंने उसे इस तरह से स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या करा? क्या मैंने उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज किया? अब सबसे पहली बात, तो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहली बात, कंपोजिशन का मतलब होता है कि जिससे वो बना हुआ है। क्या यहाँ पे मैंने पेपर का मटेरियल चेंज किया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैंने पेपर के दिखने वाले शेप में चेंज किया है। मैंने कैसे शेप में चेंज किया? मैंने उसे स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने उसको छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में तोड़ दिया। तो मतलब कि मैंने उसके साइज को या शेप को चेंज किया हुआ है। ठीक है। वैसे ही मेरे पास एक आटा था, डो था, मैंने उसको चपाती में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने अगेन उसका शेप चेंज कर दिया। मेरे पास एप्पल था, मैंने उसे कट कर दिया, मैंने उसके साइज को चेंज कर दिया। तो जब भी आप किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के या ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में चेंज करते हो या फिर उसके स्टेट में चेंज करते हो। नाउ व्हाट यू मीन बाय स्टेट? स्टेट का मतलब होता है, आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री में 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो जो गैसियस होती है वो तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड की बात की जाए तो वो आपके लिए समझना बहुत आसान है। जैसे कि आइस क्यूब, आइस क्यूब जब जमी हुई होती है तो वो सॉलिड स्टेट में होती है, और जब वो पिघल जाती है लिक्विड फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। तो जब भी कोई स्टेट चेंज करता है या शेप को या साइज को चेंज करता है तो दैट मीन्स कि उसमें फिजिकल चेंज हो रहा होता है। ओके। तो फिजिकल चेंज इन मैटर इन्वॉल्व अ चेंज इन वन और मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ साइज ही चेंज हो सकता है कि साइज के साथ शेप भी चेंज हो सकता है, शेप के साथ स्टेट भी चेंज हो सकता है। ओके। सो व्हेन there is a change in one or more physical properties of a substance such as shape, size or state of a matter without changing its chemical composition। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप केमिकल सब्सटेंस और कंपोजिशन को छोड़ करके कोई चेंज करते हो तो इसका मतलब उसमें फिजिकल चेंज है। जैसे कि unlike chemical changes which involve the formation of new substance। अब केमिकल चेंज क्या होते हैं? वो चेंज जो कि कोई नया सब्सटेंस बना के देते हैं, मतलब कि आपने एक चीज को मिलाया, दूसरी चीज को मिलाया और एक तीसरी चीज बन गई, तो वो होता है केमिकल चेंज। तो जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो तो दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज कैन ऑफन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन दैट कॉज द चेंज। फिजिकल चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब कि जिसको आप दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हो। जैसे कि आइस क्यूब, आइस क्यूब को आप जमाते हो और वो लिक्विड फॉर्म में पिघलने के बाद बन जाती है, और पिघलने के बाद, जमने के बाद फिर से आइस बन जाती है। मतलब आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस, आप दोनों कर सकते हो। तो इसका मतलब कि फिजिकल चेंज रिवर्सेबल भी हो सकते हैं। ओके। नाउ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं फिजिकल चेंजेस को। तो
तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो जो कि सारी की सारी आपके फिजिकल चेंजेस को ही दिखा रही हैं। जैसे कि ये ग्लास का वाटर, जो ग्लास का पानी था वो फुल था, मैंने उसे पिया और हाफ कर दिया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। कैंडल का जलना और छोटा होना इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे बर्फ का पिघलना इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपको एक स्टीम जनरेट हो रही है विच इज अगेन अ फिजिकल चेंज, बिकॉज स्टीम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड हमारा स्टीम में गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट एवापोरेट होंगी तो अगेन वो अपने स्टेट को चेंज करेंगी। तो ये सारी चीजों में आपके फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व है। अभी भी नहीं समझ आया तो चलिए बुक को खोलिए, और बुक में एक्टिविटी नंबर 5.1 है। एक्टिविटी नंबर 5.1 में आपके पास पेपर के पीसेस है। पेपर का पीस कैसे, आपने एक पेपर लिया और उसके बहुत सारे पीसेस कर दिए। अब क्या आप इसे दोबारा इसकी पुरानी स्टेट में ला सकते हो? ठीक है, बट इज देयर आर चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपर? तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने पूछा है कि यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कि रिवर्स हो, लेकिन हर बार रिवर्स हो तो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि इस एक्टिविटी में आपको ये एक्टिविटी क्यों करवाई गई है, इसीलिए समझाने के लिए कि जरूरी नहीं कि रिवर्स हो। और अगर रिवर्स नहीं है तो फिर क्या केमिकल होना चाहिए? नहीं। अगर रिवर्स नहीं है तो भी ये फिजिकल होगी। कैसे? जैसे कि अगर मैंने इस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है तो इन पीसेस से जोड़ करके मैं दोबारा वही पेपर तो नहीं बना सकती, लेकिन ये पेपर रहेगा तो पेपर ही ना, जिससे ये बना है आखिर इसके टुकड़े भी उसी के ही है। तो इसीलिए ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है और इसमें कोई एक नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। चलिए, अब एक्टिविटी 5.2, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? अब मेरे पास चॉक थी और मैंने उसको डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ? समहाउ मैं इसे रिकवर कर सकती हूँ, अगर मैं इसे पानी में डालूं, उसे सुखाऊं, एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये भी कैसे होगी, है आखिर वो चॉक डस्ट ही, क्या मैंने कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया? नहीं। तो इसीलिए ये चॉक डस्ट का एग्जाम्पल आपके लिए क्या होगा कि चॉक को आपने डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया, साइज को चेंज कर दिया, तो इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। आगे बढ़ेंगे, एक्टिविटी 5.3 में देखें, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? अब देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि बाकी की दो एक्टिविटी में जो एग्जाम्पल्स आपको बताए गए उसमें हमने जब चेंज किया तो वो रिवर्सिबल चेंज नहीं था, बट फिजिकल चेंज कुछ चेंजेस रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे कि ये आइस क्यूब का एग्जाम्पल, क्या हम आइस क्यूब को वाटर में बदल के फिर से आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म ना होना, शेप और साइज में चेंज होना, और कुछ फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, नाउ डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? कहाँ पर, अगर मैंने एक पानी में पानी को एक किसी कंटेनर में गर्म किया तो क्या कंटेनर में ये पानी की ड्रॉपलेट आपको ऊपर लगे हुए इसके कवर पे दिखती हैं? बिल्कुल दिखती है। मैंने क्या किया इस एक्टिविटी में 5.4 में, मेरे पास कंटेनर में पानी था, मैंने पानी को बॉईल किया और इस पानी को ऊपर से किसी कवर से, ढक्कन से ढक दिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और ठंडा होने के बाद अगेन वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल चेंज भी है, और क्योंकि स्टेट में चेंज है तो इसलिए ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो एक्टिविटी 5.5 है आपकी बुक की, उसको करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना है। आप अपने फ्लेम पे क्योंकि कुछ हैंडल करने वाले हो, तो देख लीजिए कैसी एक्टिविटी है, बहुत अलग लग रही है मुझे। ओके, तो मेरे पास हैक्सॉ है ना। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं जो कि आपकी बुक में भी है। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड, आपके पास कोई हैक्सॉ की ब्लेड हो आप उसे होल्ड कीजिए विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। आपको हेक्सॉ लेना है, उसके वन एंड को स्टोव की फ्लेम के ऊपर रख देना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या जो टिप है उसका कलर चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। धीरे धीरे वो ब्लैक और थोड़ी देर बाद रेड होना शुरू हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब जब आपने रिमूव किया तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, हल्का सा ब्लैकिश आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो क्या ये अपनी ओरिजिनल कलर में वापस आ गया?
तो क्या इसके ओरिजिनल कलर में वापस आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। तो इन एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 you saw that paper and piece of chalk underwent change in size. हमने देखा कि पेपर और चॉक डस्ट का साइज चेंज हुआ। इन एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 water changed its state from solid to liquid and from gas to liquid. In activity 5.5 the hacksaw blade changed the color on heating. जब आपने उसे हीट अप किया तो उसने कलर को चेंज कर दिया। जी हाँ, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, size, color and state of a substance are called the physical properties. तो क्योंकि जब आपने हेक्सा को फ्लेम के ऊपर रखा तो फ्लेम की वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ चेंज हमें दिखा। तो ये सारे चेंजेस आपके जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है वो हमारे लिए फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ओके, सो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल अपीयरेंस में जब कोई चेंज होता है तो उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। चलिए, तो यहाँ पे अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जनरली रिवर्सिबल क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ कुछ केस में रिवर्स नहीं हो सकता है ना। जैसे कि एप्पल को कट कर दोगे तो क्या दोबारा सेम एप्पल उसी पीस से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी तो चेंज हुई ना, फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हुआ, तो वो फिजिकल चेंज है। तो जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। तो इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, लेकिन आइस को दोबारा आप बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो। पानी को जब आप बॉईल करते हो तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम को दोबारा पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज रिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्लास ब्रेक होता है तो क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं है। तो ये फिजिकल चेंज है, बट जरूरी नहीं है कि ये रिवर्स हो। हाँ, उस ग्लास का यूज करके आप दोबारा ग्लास बना सकते हो, लेकिन इस शेप का बना नहीं जा सकता या बन सकता है। चॉपिंग वुड, वुड को चॉप करोगे लेकिन सेम वुड को क्या सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। पेपर को फोल्ड करके खोलोगे तो वो सेम पेपर बन जाएगा, तो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर कट कर दिया तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। जब एग को ब्रेक ब्रेक करते हो तो दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ एग इज फिजिकल चेंज, क्योंकि आपने उसके पूरे शेप को, साइज को ही चेंज कर दिया है। ओके, सो दिस इज फिजिकल चेंज। आगे बढ़ेंगे केमिकल चेंज पे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग को तोड़ना इज अ फिजिकल चेंज, बट फ्राइंग ऑफ एग्स आर chemical change, and photosynthesis is a chemical change, firework is a chemical change, burning wood is a chemical change, combustion of propane is a chemical change, digestion जो कि हम खाना खाते हैं वो भी एक chemical change है। ये सारे chemical change आखिर क्यों हैं तो चलो जानते हैं। So a change with which you are quite familiar is the rusting of iron, है ना। सबसे ज्यादा कॉमन चेंज के बारे में अगर मैं केमिकल चेंज को पढ़ाने से पहले बात करूं तो सबसे पहला चेंज आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave a piece of iron in a open for some time, it acquire a film of brownish substance. अगर आप आयरन के पीस को कहीं बाहर छोड़ देते हो हवा में और पानी में, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट। हिंदी में कहा जाता है जंग का लगना, जंग, है ना। तो ये जो रस्टिंग है, ये क्या है? क्या ये आपका केमिकल चेंज है? बिल्कुल एक केमिकल चेंज है। इसे कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक छत पे बहुत सारा लोहे का, आयरन का सामान रखा हुआ था, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का कलर धीरे 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 ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, रस्ट फॉर्म हो रही है। किसके प्रेजेंस में? तो भाई हमने आयरन को हवा में छोड़ा था, हवा में ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ऑक्सीजन मॉइस्चर से आयरन किस में कन्वर्ट हो गया? रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ एक नई चीज बन रही है, तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो iron gate of a park or farmland, iron benches kept in a lawn and garden, almost every article of iron kept in a open gate rusted. कोई भी ओपन गेट, ओपन में रखा हुआ आयरन जो है उसमें जंग लग जाती है, रस्ट आ जाता है। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. अगर आपके घर में shovels हैं, spades हैं, तो आप ये देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद धीरे 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 उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। सो इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जैसे कि आपने रस्ट और कहाँ देखी है?
आपके आयरन के पैन के ऊपर रस्ट देखी हुई है। इफ इट लेफ्ट इन अ स्टेट फॉर सम टाइम, अगर पानी में लगे हुए आयरन के पैन को आप काफी टाइम के लिए छोड़ दोगे तो इस तरह से उसके ऊपर ये ब्राउन ब्राउन सा समथिंग कुछ क्रिएट हो जाता है जिसको आप रस्ट कहते हो। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। रस्ट जो होती है वो आयरन नहीं होता, मतलब आप सोचोगे कि आयरन ही रस्ट है, नहीं, रस्ट इज समथिंग अदर थिंग, है ना। रस्ट और आयरन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये बनती है ना। जैसे कि और चेंजेस हम देखते हैं। It's dangerous to look for a long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to start at the burning ribbon. अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, अब इतना रस्ट रस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो। आयरन का जो पीस था वो अलग है, उसके ऊपर जो रस्ट बन गई वो कैसे बन गई, आयरन में जब आपने ऑक्सीजन और मॉइस्चर डाला तो उससे एक नई चीज बनी, और वो क्या है आपका रस्ट। रस्ट एंड आयरन दोनों अलग अलग है ना। आयरन स्ट्रांग होता है, रस्ट जो होते हैं वो ब्रिटल होती है। तो इसका मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये एक केमिकल चेंज है। अब और देखते हैं कि भाई क्या केमिकल चेंज और कैसे समझ में आएंगे। तो देखिए, हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम रिबन जो कि आपको किसी भी लेबोरेटरी का सामान मिलने वाली शॉप पे मिल जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम रिबन को आप सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर लें तो वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा। ब्रेक द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। अब आप इसको क्या करोगे, कैंडल की फ्लेम के ऊपर, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, आप जब अब उसे रखेंगे, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, इसमें एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। ये जो रिबन है, जो कि आपको एक मेटालिक रिबन दिख रहा होता है मैग्नीशियम का, वो धीरे धीरे कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से एश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या वो रिबन की तरह दिखती है, बिल्कुल भी नहीं दिखती। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर इस चेंज की बात करें तो क्या होता है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही बर्न हुई, और इससे क्या प्रोड्यूस हो गया, नया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सो द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। हाँ भाई, आप पहली बार इक्वेशन देख रहे होगे, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन से बिल्कुल अलग इक्वेशंस होती हैं। ओके, इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। ये जो एरो होता है ना, इस एरो का मतलब इक्वल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये क्या बन गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये बना हुआ है, एक नई चीज इसमें फॉर्म हुई है। ठीक है। सो एरो का मतलब होता है बिकम। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। और यहाँ पे हम दोनों साइड को बैलेंस नहीं कर सकते कि सेम है, एक अलग ही सब्सटेंस वहां पे फॉर्म होता है। मतलब कि जब दो चीजों को मिलाया तो एक नई चीज बन गई, एक नया कुछ फॉर्म हुआ। ठीक है। सो कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। स्टीयर द मिक्सचर विद द aqueous solution. Test the mixture with blue and red litmus paper. Does the mixture turn red litmus paper blue? तो क्या रेड लिटमस ने ब्लू कर दिया, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या इसने ब्लू को रेड में कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। अब देखिए, जब हमने क्या किया, इसको पाउडर को पानी में टिप किया, तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, वो कैसा है, ब्लू ही नजर आ रहा है, लेकिन रेड आपका ब्लू हो गया। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अगर रेड ब्लू हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, so on dissolving the ash in a water it forms a new substance. This change can be written in a form of this. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पूरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया तो वो एक मैग्नीशियम था, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब मैंने उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब जो एश थी, जो पाउडरी फॉर्म था, जब मैंने उसे पानी में मिला दिया तो एक नया चीज फॉर्म हो गया, जो कि क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज फॉर्म हो रही है, और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक केमिकल चेंज है। अब हमने क्या किया कि जो रेड लिटमस पेपर है वो हमारा ब्लू में बदल गया। तो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। क्यों बेसिक है, क्योंकि रेड को ब्लू कर रहा है, और ब्लू कलर कर रहा है, दैट मीन्स कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आपने उसे डिप किया हुआ है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो जब आपने मैग्नीशियम को
ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नया नया सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर के एक नया सब्सटेंस बन रहा है। और जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि वो कैसा है, वो आपका एक केमिकल चेंज है। अब वैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने एक्टिविटी 5.7 ली है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 की एक एक्टिविटी है इस चैप्टर की। ओके, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। हाँ भाई, अब ये टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो इसलिए हम सिर्फ इसको स्टडी कर लें। डिजोल्व अबाउट ऑफ टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू और नीला थोथा भी जिसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का टी स्पूनफुल आपने कॉपर सल्फेट लिया और आपने उसे हाफ कप वाटर में मिला दिया और इसे कांच के बीकर में या फिर ग्लास टम्बलर में इस तरह से रख दिया। तो ये नीले कलर का दिखता है, इसलिए इसको अपन ब्लू विट्रॉयल या फिर नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसको सॉल्यूशन में डाल दिया। तो व्हाट वी कैन सी, हमने देखा कि ब्लू कलर ग्रीन हो गया। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट में क्या ऐड किया हुआ है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो वो क्या बन गया, ग्रीन कलर बन गया। तो कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देने से क्या होता है, तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, you should get a blue color solution. Save a sample of the solution in a test tube or a small glass. Drop a nail or used shaving blade in the remaining solution. अब आपने क्या किया भाई, कॉपर सल्फेट को डालने के बाद आप ग्रीन कलर क्यों मिल रहा है, क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, नहीं। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक नेल या फिर शेविंग ब्लेड को इसके अंदर डाला। तो हमने क्या देखा, हाफ एन आवर वेट करने के बाद द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, हमने देखा कि भाई कलर, सॉल्यूशन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, ये हमने सैंपल से बिल्कुल कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यस वी कैन सी द चेंज इन कलर, पहले ब्लू था और अब वो ग्रीन हो गया। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज इन एनी वे, क्या वो कलर चेंज हुआ, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जी हाँ, कलर जो है मेरी ब्लेड का वो कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। क्यों ब्राउनिश हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में एक रिएक्शन हुई जिससे आयरन सल्फेट बन गया और इसकी वजह से आपका जो ब्लेड था उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ iron sulfate and a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. और भाई आपकी जो स्टील का या फिर छोटा सा जो आयरन का पीस था उसमें क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ये क्या है आपका कॉपर। ओके, चलिए, सो वी कैन राइट द रिएक्शन, हम इस रिएक्शन को लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू था, हमने उसमें आयरन सल्फेट डाला जो कि आपको ग्रीन कलर मिल गया और कॉपर मिला। ठीक है, चलिए, सो अब एक और एक्टिविटी 5.8 हम करके देखते हैं और इस एक्टिविटी से समझते हैं कि किस तरह से केमिकल चेंज ऑकर होते हैं। टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ अ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब भाई आपके घर में, सबके घर में विनेगर होगा, इसको आपको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड अ बबल ऑफ गैस कमिंग आउट। जैसे ही आप इसमें विनेगर में बेकिंग सोडा डालोगे तो कुछ बबल्स और हल्का सा हिसिंग सा साउंड आपको सुनाई देगा। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब आप एक लाइम वाटर में इस गैस को पास कर दीजिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, एक ट्यूब की मदद से हमने ये जो गैस है उसे ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा, हमें ये जो गैस मिल रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आपने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपने लाइम वाटर में डाली तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर को मिक्स करने से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया एंड वाटर, हमें पानी और कैल्शियम कार्बोनेट अलग दिख जाएगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि मिल्की मिल्की सा लाइम वाटर दिखता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई यहाँ पे क्यों ये मिल्की हो गया है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आपने डाला है। ठीक है,
You will use it in chapter 6 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. तो जी हाँ, जब आप 6 चैप्टर पढ़ोगे बायो का, तब आपको समझ में आएगा कि जो एयर आप बाहर निकालते हो वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक है, चलिए। सो इन एक्टिविटी, दो जितनी भी एक्टिविटी हमने देखी, हमने ये देखा, यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म। हमने दोनों एक्टिविटी में ये देखा कि चाहे आपने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी करी हो, कैल्शियम कार्बोनेट वाली एक्टिविटी करी हो, कॉपर सल्फेट वाली एक्टिविटी करी हो, तीनों ही एक्टिविटीज में हमें एक बात क्लियर हो गई कि हर एक्टिविटी में जब हमने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ऐड किया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ओके, सो इन एक्टिविटी द एश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम वाज बॉर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया तो ऐश बनी, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। और जब एक्टिविटी 5.7 में कॉपर सल्फेट को आपने आयरन के साथ डाला तो आयरन सल्फेट और कॉपर प्रोड्यूस हुआ। तो बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, चाहे ऐश हो चाहे कि आपका आयरन सल्फेट और कॉपर हो, ये सब कैसे सब्सटेंस है, एक नए सब्सटेंस है जो पहले नहीं थे, अभी अभी बने। सो कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, आयरन की शेविंग ब्लेड पर कॉपर आ गया। तो ये सब क्या है, आपका नया एक्टिविटी है। तो विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्म द लाइम वाटर मिल्की। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसका नाम क्या है। ओके, सो विनेगर रिएक्ट विद द बेकिंग सोडा टू फॉर्म सोडियम एसिटेट सॉल्ट अलोंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो बेसिकली जब आपने विनेगर को बेकिंग सोडा में मिलाया तो क्या क्रिएट हुआ, सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, जो कि क्या होता है, सॉल्ट, सोडियम एसिटेट सॉल्ट क्रिएट हुआ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ भी निकला। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है आपका विनेगर जिसको आपने बेकिंग सोडा में डाला, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो सोडियम एसिटेट जो कि सॉल्ट है वो बना, सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बना। ओके, चलिए। अब है, ये तो हो गया केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में कई तरीके के केमिकल चेंज हमारे घर में होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, कंबक्शन मतलब कि फायर का जलना, क्योंकि फायर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने के बाद ही क्रिएट होती है। डाइजेशन जो हमारा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या कुकिंग, ये सारी चीजें जो यहाँ पर इस डायग्राम में हो रही हैं वो सब एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि हर चीज में कुछ क्रिएट हो रहा है, दो चीजें मिल रही हैं और एक नई चीज फॉर्म हो रही है। और जब भी दो चीजें मिलती है और नई चीज फॉर्म होती है तो इसका मतलब वहां पर केमिकल चेंज ऑकर होता है। A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. तो इतनी सारी एक्टिविटीज के बाद, इतने सारे लेक्चर्स के बाद अब आप समझ गए होंगे मेरी कहानी के बाद कि जिसमें नया सब्सटेंस बने वो केमिकल चेंज है। A chemical change is called a chemical reaction. केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन भी कहला सकता है, क्योंकि जी हाँ, रिएक्ट ही तो हो रहा है, एक को दूसरे में डाला रिएक्ट हो गया। Chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical change. अभी जितना भी चेंज होता है वो सब नया सब्सटेंस जो बनता है वो केमिकल चेंज के कारण ही है। हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे तरीके के सॉल्यूशंस हैं, एसिड्स हैं, सब एक साथ मिलते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ अ फूड इन अ बॉडी, रिपिंग ऑफ अ राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सभी जो है, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। ये सारी की सारी चीजें केमिकल चेंज की वजह से ही होती हैं। ओके, सो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अभी अभी देखा कि फ्रूट्स का कलर चेंज करना, खराब होना, रिप होना, तो ये सब क्यों होती है, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, तो ये इसलिए होता है क्योंकि सब ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी आप देख सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत सारे तरीके की ड्रिंक्स बनाते हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस भी जो है वो, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो भी केमिकल चेंज है। ठीक है, या फिर हम बात करें मेडिसिन, तो जितनी भी मेडिसिन आपको बनती है वो सबकी सब केमिकल चेंज के कारण ही होती है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो प्रोडक्ट किसका है, वो केमिकल चेंज का ही होता है। ठीक है, सो यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। और क्या एग्जांपल है, तो जितना भी प्लास्टिक बनता है, जितना भी डिटर्जेंट बनता है आपके घर में जिससे आप कपड़े धोते हैं, वो सब कुछ किसके कारण है, केमिकल के कारण।
सो इंडीड एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग द केमिकल चेंज। तो जो भी नया चीज बन रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज की वजह से ही होता है, ना कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? सिर्फ शेप का, साइज का घटना, बढ़ना, टूटना, है ना। रिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। लेकिन आप देख रहे होगे कि केमिकल चेंजेस कैसे चेंजेस हैं, जिसमें हर बार एक नया मटेरियल बन रहा है, चाहे मेडिसिन बने, चाहे डिटर्जेंट्स बने। ये सब कुछ क्यों बने हैं? क्योंकि बहुत सारे हमने केमिकल रिएक्शंस किए हैं, केमिकल चेंजेस किए हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new product, the following may accompany a chemical change. ठीक है, देख लेते हैं। हीट। अच्छा, अब कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको समझ में नहीं आते होंगे कि वो केमिकल है या फिजिकल है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, जो कि बाहर आता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। साउंड जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चेंज इन स्मेल may take place or a new smell may be given of, a color change may take place, a gas may be formed। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज, मतलब कि केमिकल चेंज को करवाने के लिए या केमिकल चेंज के समय पर ये सारे चेंजेस भी होते हैं, जैसे हीट का प्रोड्यूस होना, लाइट का आ जाना, रेडिएशंस का आ जाना, साउंड का आ जाना। जैसे कि आपने जब बेकिंग सोडा में विनेगर को ऐड किया तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ। जब आप किसी भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो कई बार हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, कलर चेंज हो जाता है, गैस चेंज हो जाती है। तो ये सब केमिकल चेंजेस में ऑकर होते हैं, ठीक है। ये सारे साथ 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 में आपके केमिकल चेंज में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस इन सारी चीजों को भी प्रोड्यूस करता है। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change, है ना। Burning of coal, wood और leaves is also a chemical change। अब भाई सिर्फ मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग जो है वो ही केमिकल चेंज नहीं है। अगर आप कोल को जलाते हो, अगर आप वुड को जलाते हो या लीव्स को जलाते हो, तो ये सब ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग क्या होती है बेटा? बर्निंग जो है वो एक तरीके का केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जब भी बर्निंग होती है एक नया कंपोनेंट हीट जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बर्निंग भी क्या है? एक तरीके का केमिकल चेंज। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई चीज जल रही है, बर्न हो रही है, तो ये कैसा चेंज है? तो बर्निंग के कारण जो है वो हमेशा कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज। तो आप उसमें लिखेंगे केमिकल चेंज, ओके। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। भाई अब देखो फायरवर्क का एक्सप्लोज होना वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब ये फायरवर्क एक्सप्लोड होते हैं तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ये और बहुत सारे लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, अनप्लीजेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फायर वर्क्स को ना करो, क्योंकि एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। भाई थोड़े बहुत चलाइए, लेकिन बहुत सारे पॉल्यूट होते हैं तो क्या होता है, ये बहुत हमारे हमें हम जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उन्हें, एनिमल्स, इन सबको नुकसान होता है, क्योंकि कभी कभी फायर वर्क जो है वो एनिमल्स के ऊपर गिर जाते हैं। पहले फायर वर्क इसलिए होता था, दिवाली में पटाखे इसलिए जलाए जाते थे क्योंकि दिवाली आती है आपके बारिश के बाद। बारिश के बाद बहुत सारे छोटे छोटे मॉस्किटोज, कीड़े आसमान में, एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो थोड़े बहुत फायर वर्क से ये आसपास के, जो हमारे घर के आसपास के मॉस्किटोज या फिर जिससे भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है कि इतने सारे लोग जब फायर वर्क चलाते हैं, इतने सारे लोग जब पटाखे चलाते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो मॉस्किटोज को क्या, वो तो हमें भी नुकसान करना शुरू कर चुका है ना। आपने देखा होगा कि आपको कुछ अजीब सा लगता है, लोगों को जुकाम हो जाता है, तो ये सब फायर वर्क के कारण ही होता है। तो भाई हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है कि फायर आप ना करें, फायर वर्क का यूज ना करें, पटाखों का बिल्कुल यूज करें, लेकिन लिमिट में करें, क्योंकि ये ना कहीं एटमॉस्फेयर को और हमारी सेहत को ही खराब करता है, ठीक है। चलो, when food gets spoiled it produces a foul smell, shall we call this change a chemical change? तो बिल्कुल हम इसे चेंज कह सकते हैं, केमिकल चेंज। ये फॉल स्मेल आ ही इसलिए रही है क्योंकि जब फूड खराब हुआ तो एक नया सब्सटेंस बना,
You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. भाई आप जब एप्पल को कट करके ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में रखते हो तो आप क्या देखते हो कि वो ब्लैक होने लगता है, ब्राउनिश होने लगता है। तो क्यों ब्राउनिश होता है? क्योंकि एक नया सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो यस, दिस इज अ केमिकल चेंज। So if you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा करके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो ब्रिंजल या पोटैटो को भी ले सकते हो। The change of color in this case is due to the formation of new substance. Are not these change chemical changes? क्या ये chemical changes नहीं है? बिल्कुल है ये सब chemical changes. So this is an example of chemical change. When a slice of apple is not consumed immediately, it react with oxygen in the air around. अब भाई एप्पल में पानी भी है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई। दिस रिएक्शन बेसिकली फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट। तो भाई जैसे आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक ब्राउनिश सब्सटेंस फॉर्म हो गया, उसी तरीके से यहाँ भी ब्राउनिश सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करता है? रस्ट की तरह ही बिहेव करता है। एंड दिस केमिकल चेंजेस रिजल्ट्स इन अ ब्राउन कलर ऑफ द एप्पल स्लाइस, जो कि केमिकल चेंज ही है। ओके, चलो तो इतना समझ गए हम। In chapter 4, you neutralize an acid with a base. In neutralization, a chemical change. क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है? तो यस, न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। क्यों है? क्योंकि जब आपने एसिड और बेस को मिलाया तो उससे एक नया सब्सटेंस सॉल्ट और वाटर बन गया, और भाई जब भी नया सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल चेंज ही होगा। तो दिस रिएक्शन इज केमिकल इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार सॉल्ट और वाटर बन गया तो क्या आप फिर से उससे एसिड और बेस बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो। ठीक है, चलो तो दिस इज केमिकल चेंज। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड of the ozone layer in our atmosphere. Yes, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। So it protects us from the harmful ultraviolet radiation which comes from the sun. ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, जो कि सन से हमारे ऊपर आती है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, हमारे ऊपर एक लेयर है, तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने लगी है और अल्ट्रावायलेट रेस हमारे तक भी पहुंचने लगी है। अब इसका कारण क्या है? पॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा रीजन है। So ozone absorb this radiation and break down the oxygen. Oxygen is different from ozone. अब ये ओजोन लेयर में जैसे रेडिएशन जाते हैं तो वो उसे ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है, एंड ऑक्सीजन ओजोन से अलग है। एंड कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? क्या हम ओजोन लेयर ओजोन का ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन को केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना। So if ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life. Ozone act as a natural shield against this radiation. ठीक है, तो भाई हमारे लिए जो ओजोन लेयर है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, जो कि ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, जो हमारे लिए जरूरी है। चलिए, we learned in chapter 1 that plants produce their fruit by the process of photosynthesis. Can be called the photosynthesis is a chemical change. पहली said that even digestion is a chemical change. भाई पहली चीज जो है वो ये कह रही है कि डाइजेशन जो है, खाने को पचाना जो है, वो एक केमिकल चेंज है। तो बिल्कुल है। और क्या फोटोसिंथेसिस भी है? बिल्कुल है फोटोसिंथेसिस। क्यों है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड here is the chemical reaction. Water and carbon dioxide combine to form glucose and oxygen. क्या होता है? water और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ दो सब्सटेंस मिले और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ओके, सो सिंस न्यू केमिकल स्पाइसेस आर फॉर्म्ड, फोटोसिंथेसिस इज क्लियरली अ केमिकल चेंज। क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये एक चेंज केमिकल चेंज ही होगा। तो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। नाउ लेट्स वंस अगेन हम एक बार रस्टिंग ऑफ आयरन को पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि आपकी जंग क्यों लगती है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि रस्टिंग जो होती है वो बेसिकली एक तरीके का कैसा चेंज है? एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन आयरन नहीं रह करके रस्ट बन जाता है। तो जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, दूसरा वाला
दूसरे के कंपैरिजन में एक नई चीज बन जाए और जिसे आप दोबारा रिवर्स भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक केमिकल चेंज है, जिसमें सबसे बड़ा चेंज आपके घर में होता है, दैट इज रस्टिंग. तो दिस वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम. अब देखिए बेसिकली रस्टिंग जब भी होती है तो ये क्या करता है, आपके आयरन के पीसेस को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, वीक करना शुरू कर देता है. तो रस्ट, दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम. धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज. अब देखिए क्या होता है कि आयरन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस को बनाने में करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स को बनाने में करते हैं, हमारी व्हीकल की बॉडीज भी इससे बनती है. आपने देखा होगा कि कार बहुत दिनों तक पानी में रहे, हम उस पर सही तरीके से पेंट ना कराएं तो वो उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाती है. हमारे शिप्स में जंग लगती है और ब्रिजेस में जंग लगती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जंग लग जाती है. हर जगह तो आयरन का यूज हो रहा है. तो मतलब कि ये बहुत बड़ा लॉस होता है बजट में. क्यों? क्योंकि बार बार रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब रस्टिंग की अगर इक्वेशन लिखोगे आप तो वो इक्वेशन कैसी होती है, आयरन जिसको हम कहते हैं Fe, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसका Fe. ऑक्सीजन जिसको O2 से लिखते हैं. अब जब आपने इसको एयर की प्रेजेंस में पानी भी डाला तो ऑक्सीजन और एयर दोनों है, तो Fe प्लस O2 प्लस H2O, तो ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3. क्या बन जाता है, Fe2O3. तो Fe2O3 जो है ये रस्ट का फॉर्मूला है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. और रस्टिंग के लिए क्या है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी है. क्योंकि भाई हमारे घर के आयरन के जो सामान है वो भले ही जंग ना खाए, लेकिन जो ऊपर रखा होता है, छतों पे रखा होता है, टेरेस पे रखा होता है, वहां पे ऑक्सीजन और पानी मॉइस्चर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हवा लगने से आपका धीरे धीरे सामान जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो Fe2O3 इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है. If the content of moisture is air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. अब भाई देखो रस्टिंग फास्टर कब होती है, जब ज्यादा ह्यूमिडिटी हो. तो जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, क्योंकि वो ह्यूमिड होते हैं. ह्यूमिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है इसका मतलब एयर प्लस वाटर है, और जब एयर प्लस वाटर आपके आयरन में जाएगा तो भाई रस्टिंग जो है वो फास्टर होती जाती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. अब भाई इतना ज्यादा रस्ट 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 हर जगह जंग लग रही है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है. तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ऑयलिंग कीजिए, ग्रीसिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए. अब हर साल क्या होता है कि जब हमारी दिवाली आती है, ऐसे फंक्शंस आते हैं, तो हमारी एक नॉर्मल प्रोसेस ही बना दी गई. फायर वर्क करो तो जो मॉस्किटोज हैं और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. ऑयलिंग और ग्रीसिंग करोगे तो जंग से हमें राहत मिल जाएगी. क्योंकि भाई तुरंत बारिश के बाद ही क्या होता है, बारिश के बाद ही दिवाली आती है. देखो हमारे फेस्टिवल्स ही ऐसे बने हुए हैं. तो भाई अगर आपको रस्टिंग से प्रिवेंशन चाहिए तो क्या करोगे, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो. तो बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस गेट्स वाटर प्रूफ कोटिंग एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आयरन. तो अगर आप किसी पीस के ऊपर ऐसे कोटिंग कर देते हो ना, पेंट वेंट कर देते हो, तो क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता एयर का ना मॉइस्चर का आयरन के साथ. और डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो आयरन के साथ ये सब चीज नहीं मिल पाएगी. और आयरन के साथ अगर वाटर और मॉइस्चर नहीं मिला तो रस्ट नहीं बन पाएगा, और आपके गेट जो है आयरन के, आपकी चेयर्स या पार्क के गेट्स वगैरह जो भी है वो प्रिवेंट हो जाएंगे. तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये एक अलग से पढ़ने वाला टॉपिक इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे घरों में रस्टिंग की. तो रस्टिंग क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी आयरन के पीस को कभी ओपन में मॉइस्चर और एयर के कंटेंट में रख देते हो तो उस केस में उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाती है. ये ब्राउनिश लेयर को ही आप रस्ट कहते हो. क्यों बनती है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्रिएट करके रिएक्शन करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है. और ये कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है. ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर ओनली इफ आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर. ये कब होगी, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब आयरन जो है वो मॉइस्ट, मतलब कि एक ऐसी एयर जिसमें कि मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में आएगा. इन
कोस्टल एरियाज एयर कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अब कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो आपका सी एरिया होता है, जैसे आप ये पिक्चर्स को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सी एरियाज की। तो सी एरिया में क्या होता है, क्योंकि समुद्र होता है, सी वाटर होता है, तो जिसकी वजह से एयर में वाटर का कंटेंट या फिर मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मॉइस्चर का कंटेंट जब आपके आयरन पार्टिकल्स पे या आयरन के किसी भी पीस पे जाते हैं तो रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके तो ज़्यादातर कहाँ होता है ये, कोस्टल एरियाज में, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट एयर में ऑलरेडी है। हमारे यहाँ पर जैसे अगर आप कहीं मिड में रह रहे हैं या फिर कोस्टल एरिया से बहुत दूर रह रहे हैं जहाँ पर सी वाटर ज़्यादा है ही नहीं या बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ सिर्फ बारिश के दौरान या फिर ड्यूरिंग आपके रेनी सीजन के दौरान ही ये सारी चीज़ें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। ओके सो वाइल इन डेजर्ट एयर इज़ ड्राई एंड हॉट। अब डेजर्ट में क्या होता है, एयर ड्राई और हॉट होती है, लेकिन सी और ओशन वाले एरिया में पानी जो हवा है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण एज़ कंपेयर टू ड्राई एरिया कोस्टल एरिया में जो रस्टिंग है वो ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाई रस्टिंग बिकम फास्टर इन कोस्टल एरिया, तो आपको याद रखना है कि क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा होता है और ड्राई एरिया में एयर में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम होता है, जिस वजह से रस्टिंग वहाँ पे कम होगी, ड्राई में और कोस्टल में ज़्यादा होगी। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron article rusting so fast. She lives near coast. Yes, very good, बच्ची भी ये पहेली आपकी फ्रेंड जो आपकी बुक में आपको मिलती है, तो पहेली बिल्कुल सही कहा, रीता के घर में इसीलिए ज़्यादा जंग लगती है क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रहती है ना। चलो सो अब आता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें कि ऑयल पेंट बना हुआ है, मतलब कि एक ऐसा छोटा सा चीज़ बनी हुई है जो कि ऑयल प्रोवाइड करता है। गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए गैल्वनाइजेशन किया जाता है। गैल्वनाइजेशन होता क्या है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिवाली के टाइम पर हम हमारे आयरन के गेट पर, आयरन की चेयर पर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आयरन से बनी हुई है उसके ऊपर हम पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। तो जी हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, रस्टिंग से प्रोटेक्शन के लिए जब आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है गैल्वनाइजेशन। ओके टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग वे इट टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। हम जनरली पेंट तो करते हैं, साथ ही साथ आप क्रोमियम या जिंक, ये अनादर मटेरियल्स हैं या अनादर आपके मटेरियल है जो कि आप आयरन के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो क्रोमियम और जिंक को आप आयरन के ऊपर लगा सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक एंड आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। तो जब आप जिंक या क्रोमियम की लेयर, किसकी, जिंक और क्रोमियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही सब्सटेंस के आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जिंक या क्रोमियम। तो आप जिंक या फिर क्रोमियम की लेयर मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि रस्टिंग की प्रॉब्लम चली जाती है, और लेयर को लगाने की प्रोसेस को ही गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। द आयरन पाइप्स बी यूज्ड इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब हमारे घरों में जो वाटर पाइप्स होते हैं जनरली वो गैल्वनाइज्ड होते हैं। गैल्वनाइज्ड का मतलब है कि उसके ऊपर हम जिंक या फिर क्रोमियम की लेयर लगाते हैं, जिससे कि वो रस्टिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमने गैल्वनाइजेशन क्या है ये जाना है। नाउ यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन। अब एक रस्टिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शिप्स के बारे में। अब आप सब जानते हैं कि जो शिप्स हैं सबसे ज़्यादा पानी में शिप्स ही रहती हैं, और वो भी एक ऐसे पानी में जो सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर में रस्ट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, तो शिप्स तो जंग खा जाती होंगी, तो बिल्कुल शिप्स का जो इनर पार्ट होता है वो गैल्वनाइज्ड होता है, लेकिन इतना गैल्वनाइज्ड होने के बाद भी बार बार उसमें जंग लगती है। तो बार बार हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर अलग अलग गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस करवा के अलग मटेरियल की लेयर को इसके ऊपर डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इस तरह से शिप्स में हर साल लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इनके रस्टिंग से प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। सो you know that ships are made up of iron and a part of them remain underwater. शिप्स आयरन की बनी होती है और सबसे ज़्यादा पानी के अंदर शिप्स ही होती हैं। सो
on the part our water is also water drops keep cleansing to the ship's outer surface. अब देखिए सिर्फ इनर पार्ट पे नहीं, आउटर पार्ट जो होता है मतलब कि जो पानी के अंदर है वो भी रस्टिंग से प्रॉब्लम फेस कर सकता है, और साथ में जो पार्ट ऊपर है, पानी के ऊपर जो पार्ट है उसके ऊपर भी रस्टिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि पानी में रहने के साथ साथ हवा में भी मॉइस्चर का कंटेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरियाज़ में ऐसा होता है, अभी तो ऑलरेडी सी के अंदर है, कोस्टल एरिया के अंदर ही है, ये पानी के अंदर ही है, तो पानी के ऊपर की एयर में भी मॉइस्चर होगा। तो पानी के अंदर जो चीज़ है, जो पार्ट है शिप का, वो तो ख़राब होता ही होता है, साथ ही साथ जो पानी के ऊपर वाला पार्ट है वो भी रस्टिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सो मोरेवर द वाटर ऑफ द सी कंटेंट मैनी सॉल्ट्स, these salt water make the process of rust formation faster। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें सॉल्टी वाटर होता है, ये शिप्स कहाँ होती हैं? सॉल्टी वाटर के अंदर होती हैं। तो जितना ज़्यादा पानी आपके सॉल्टी वाटर में होता है, जितने ज़्यादा आपकी चीज़ें आयरन की सॉल्टी वाटर में होती है, वो ज़्यादा जल्दी क्या होती है? आयरन फॉर्मेशन कर लेती हैं, मतलब रस्टिंग फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब जैसे कि अगर आप एक प्रैक्टिकल करके देखो कि आपके पास अगर आयरन नेल है, एक को आप सॉल्टी वाटर में रख के रखिएगा और एक को आप नॉर्मल वाटर में, आप देखेंगे कि सॉल्टी वाटर वाली जो नेल है उसके अंदर रस्ट का फॉर्मेशन फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। Now, therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. Painted होने के बाद भी ships के ऊपर बहुत ज़्यादा rusting की problem again and again बार बार होती जाती है। So much so that a fraction of ships iron has to be replaced every year। इतना ज़्यादा होता है कि बार बार हमें ships का बहुत सारा पोर्शन रिप्लेस करना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील, अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये देने आई है, आपकी पेंसिल मास्टर यहाँ पर आए हैं जो कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? देखिए, stainless steel is made up by mixing iron with carbon and metals like chromium, nickel and magnesium. It does not rust। अब आपने स्टील का नाम सुना होगा आपके घर में, जैसे अगर बालकनी है या सीढ़ियाँ हैं तो जनरली सीढ़ियों के ऊपर जो साइड वाला आपका जिसको पकड़ के आप चढ़ते हैं वो पोर्शन होता है, वो स्टील का होता है। तो ये स्टील क्या होती है? बेसिकली स्टेनलेस स्टील जो होती है जिसके ऊपर स्टेन ना आए मतलब कि रस्ट ना चढ़े। क्यों नहीं चढ़ती है? क्योंकि आप क्या करते हो, आयरन के साथ कार्बन या फिर दूसरे मेटल जैसे जिंक, क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम, इनको मिला करके वो स्टील बनता है, जिसके कारण क्या होता है, इतना ज़्यादा कंटेंट इसमें बाकी मेटल्स का होता है जिनके ऊपर रस्ट नहीं आ पाती। सबसे ज़्यादा रस्ट आयरन पर ही होती है, आयरन पर ही रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आयरन के साथ अगर हम आयरन की क्वांटिटी को कम करके थोड़ी क्वांटिटी किसी दूसरे मेटल की रख देंगे तो रस्टिंग जो है उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो स्टील के ऊपर रस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टील जो है वो आयरन के साथ साथ क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकल या फिर कार्बन के कंटेंट से मिक्स करके बनाया जाता है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिली। अब आगे बढ़ेंगे। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवापोरेशन। यस, तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, क्रिस्टलाइजेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन शिप्स में कैसे होती है बच्चों? तो यहाँ से हमने ये देखा कि शिप्स से बहुत ज़्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें वेस्ट होता है, क्योंकि हर साल हमें शिप्स का बहुत सारा पोर्शन जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है, बार बार उसे पेंट करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल जो है बड़ा अमाउंट जो है वो शिप्स के को रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए ही हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। अभी हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा, हमने शिप्स में रस्टिंग की कितनी बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम है वो पढ़ी, और साथ में स्टेनलेस स्टील क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा हो, जिसमें मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता हो। अब क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता होगा? क्रिस्टल्स आप किसको कहते हो? छोटे छोटे चमकीली चीज़ों का आप क्रिस्टल्स कहते हो, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कोस्टल एरियाज़ में की जाती है। जैसे कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमें पानी से नमक बनाने का तरीका, कि सी वाटर से कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, ये आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? तो सॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो सी एरिया होता है, सी एरिया में से पानी को लेते हैं, पानी को धूप में रख दिया जाता है, पानी एवोपरेट होता है, मतलब कि स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो उसके अंदर सॉलिड कंटेंट है जो कि सॉल्ट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमें दिखता है। तो इस प्रोसेस को या जो आपको सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसलिए कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवापोरेशन ऑफ अ सी वाटर। सी वाटर को एवापोरेट करके, मतलब कि धूप में रख करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हीट के फॉर्म में पानी धीरे धीरे गर्म होकर के किस में बदलता है, हीट्स की मदद से पानी जो है वो धीरे धीरे गैस के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ठीक है, अब देखिए जब एवोपरेट होता है तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड बाय देयर सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से पानी को एवोपरेट करके या सॉल्यूशन को एवोपरेट करके जो आपको सब्सटेंस मिलता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। सॉल्यूशन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन इज क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये किसका चेंज है? फिजिकल चेंज का। कैसे फिजिकल चेंज है? क्योंकि हमने स्टेट में चेंज कर दिया। पहले ये सॉल्यूबल फॉर्म में था, मतलब कि आप समझ सकते हो लिक्विड फॉर्म में था, और अब आपने उसे क्रिस्टल या फिर उसे आपने हार्ड फॉर्म में लेकर के आ गए हो, आप उसे सॉलिड फॉर्म में लेकर के आ गए हो। तो ये कैसा चेंज हुआ? क्रिस्टलाइजेशन एक कैसी प्रोसेस हो गई? तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब एक्टिविटी नंबर 5.9 जो कि हमने एनसीईआरटी से ली हुई है, यहाँ पे एक पहले तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिकॉशन के लिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आपको यूज़ करना है, और जब आप पानी को बॉईल करेंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। तो चलिए, अब इसमें एक्टिविटी 5.9 में करना क्या था, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द वाटर। अब आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट, और एक वाटर को लिया आपने बीकर में, आधा कप पानी में 2 टेबल स्पून आपने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली। फिर क्या हुआ, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, हमने उसे गर्म किया तो वो बॉयल होना शुरू किया। जैसे वो बॉयल होना शुरू करे, आपको उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है और धीरे 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 उसे मिक्स करना है। ठीक है, अब उसे आप कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट वाटर टिल नो मोर पावर कैन बी डिजॉल्व। इतना आपको उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालना है कि जिसके बाद और ज़्यादा पाउडर ना मिल पाए। देखिए, जब आप किसी सॉल्यूशन में किसी चीज़ को मिलाते हो तो वो पहले तो उसमें घुलती जाती है, उसमें पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाती है, सॉल्यूट हो जाती है। अब जब पूरी तरीके से आप इतना डाल देंगे कि भाई पाउडर और घुलना बंद हो जाए और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो उसके बाद आपको रुक जाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। अब आप जब सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, पानी से निकालेंगे, तो वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इस सॉल्यूशन को बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर अ सम टाइम। अब देखिए, इस पूरी प्रोसेस को हमने क्यों किया? इस पूरी प्रोसेस को हमने इसलिए किया ताकि हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को समझ सकें। हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पहले डाला, फिर हमने कि कॉपर सल्फेट के थोड़ा थोड़ा पाउडर हम उसमें मिलाते गए। हमने उसे घोला घोला घोला, इतना ज़्यादा घोला कि वो और फर्दर उसमें डिज़ोल्व ना हो पाए। अब उस सॉल्यूशन को छानने के बाद आपको उस सॉल्यूशन का जो लिक्विड फॉर्म है उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने किसके बारे में पढ़ा? यहाँ पर आपने फिजिकल के बारे में पढ़ा। अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद, इस एक्टिविटी के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है अपने आसपास कि कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बर्न होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका रोट हो रही है, रस्ट हो रही है, या फिर डाइजेशन हो रहा है, तो ये जहाँ पर भी हीट इन्वॉल्व है या फिर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। और जहाँ पर भी कोई चीज़ अपने फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर रही है, तो वहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि मेल्ट होना, मेल्ट होने का मतलब हमें दिखाई पड़ रहा है और कि वो कोई चीज़ अपना शेप चेंज कर रही है, साइज़ चेंज कर रही है, तो इसलिए मेल्टिंग क्या है, एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे शेडिंग हो रही है, मतलब कि पेपर को आप पतली पतली स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब पेपर पतली पतली स्ट्रिप्स में टूटता है तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? अगेन यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग, बॉइलिंग में जब आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बेसिकली पानी को बॉईल करने से पानी जो है वो
लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में बदल रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। चॉपिंग, फिर अगेन आप साइज़ और शेप चेंज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल चेंज है। लेकिन जहाँ बर्निंग होती है, जहाँ पर रोटिंग हो रही है, रोटनिंग मतलब कि सड़ना किसी चीज़ का, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। बर्निंग कंबक्शन में ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी रिएक्शन हो रहा होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग में अगेन एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आफ्टर रिएक्शन। डाइजेशन में भी रिएक्शन हो रहा है, फूड का अलग फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो हमारे आसपास इतने सारे तरीके के केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो अब हमने इस पूरे चैप्टर में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं इसके बारे में हमने जाना, गैल्वेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा और रस्टिंग के बारे में। तो ये की पॉइंट्स, ये की चीज़ें, ये जो मेन टॉपिक्स थे हमने इस चैप्टर में पूरे कवर किए हैं। तो आई होप ये जो चैप्टर है ये आपको बड़ा ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, जस्ट आफ्टर दिस वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे NCERT सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टिल देन कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी। थैंक यू।